Hi friends, I am Angika Bulbul. My topic of discussion is first topic is alpha particle scattering experiment, then Rutherford's model of atom. These two topics are very similar topics. After that, we'll move to Bohr model, energy levels, hydrogen spectrum. These three topics are very important. You can often find this in exams. Next, we will study composition and size of nucleus, then atomic masses, then isotope, isobars, and isotones. Now we will learn alpha particle scattering experiment. This is also known as Rutherford's experiment. This experiment is important because before this we used to learn about Thomson's experiment. उस टाइम थॉमसन एक्सपेरिमेंट में थॉमसन ने ये बोला था कि जो एटम होता है वो इवनली पॉजिटिवली चार्ज से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पर रदरफोर्ड ने बोला कि एटम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, जिसमें न्यूक्लियस में केवल पॉजिटिव चार्ज होता है और वो वेरी स्मॉल वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेटेड होता है. सो व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल एक पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम एटम होता है. ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए जब ये न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करता है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज होता है. जब ये न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करते हैं तो ये रिपेल होता है और इसका पाथ डेविएट हो जाता है. अगर यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चला जाता. अगर न्यूक्लियस है तो ये डेविएट करके ऐसे आएगा, और जब हेड ऑन कॉलिजन होता है तो अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री से मूव कर जाता है. इस एक्सपेरिमेंट में रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल, गोल्ड फॉयल और एक डिटेक्टर यूज़ किया था. डिटेक्टर जिंक सल्फाइड का था. अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली हुआ क्या था. एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था जिससे अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होते थे, और ये अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकरा के जिंक सल्फाइड पे आते थे. जिंक सल्फाइड डिटेक्टर है. ये डिटेक्ट कैसे करता है? जब अल्फ़ा पार्टिकल जिंक सल्फाइड से स्ट्राइक करते थे तो टाइनी फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस होता था. अब हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसका नाम है स्कैटरिंग एंगल. स्कैटरिंग एंगल को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: द एंगल बिटवीन इनिशियल पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड डिफ्लेक्टेड पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल. इन दोनों के बीच का एंगल को स्कैटरिंग एंगल कहते हैं. तो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादा आ रहे थे, कहीं कम आ रहे थे, और फिर उन्होंने काउंट किया किसी एक स्कैटरिंग एंगल पे कितने नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे हैं. उसके बाद उन्होंने इसको ऑब्जर्व करके एक ग्राफ ड्रॉ किया. इस डायग्राम में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे जैसे हम स्कैटरिंग एंगल बढ़ाते हैं वैसे वैसे अल्फ़ा पार्टिकल भी कम होते जाते हैं, और फाइनली सबसे कम 180 डिग्री पे हमें मिलता है नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल एट 180 डिग्री. इससे उन्होंने कंक्लूशन निकाला कि alpha particle scattering experiment. First conclusion was most of the alpha particle passed through the gold foil undeflected. मतलब ज़्यादातर स्पेस empty है. There is no interaction between alpha particle and empty space because there is no positive charge.
Now we will see some derivation of Rutherford model of atom. See derivation. So this is the atom and this is the nucleus, and electrons are here. He postulated that electron is revolving around this nucleus, similar to the planet. Here we can see two forces are acting. First force is centripetal force and second force is the electrostatic force. Electrostatic force is only due to Coulombic interaction, that is given by 1 by 4 pi epsilon into first charge, that is Z, charge of meganucleus, then charge of electron divided by r square, and second one centripetal force. From classical mechanics it is given as mv square by r. From here we can find r. With this r cancel with this r, then we got this will come here, then z e square by 4 pi epsilon into mv square. This is the radius of orbit which this electron is orbiting around this nucleus. Now we will find kinetic energy of this electron. Kinetic energy is given as half mv square, and from here we can find mv square. mv square equals to z e square by 4 pi epsilon into r. We can see half From this equation first and second we can find total energy. Total energy can be given as kinetic energy plus potential energy, which is summation of these two equations. Hence we will get z e square by 8 pi epsilon. Hence we can conclude kinetic energy is negative of total energy and potential energy is twice of total energy. Thank you.